हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, कुछ ही दिनों में बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है फर्स्ट ईयर के लिए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हुए हैं तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ जाइए। यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जो आपको हमसे कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप के थ्रू। उस लिंक को आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपको रेगुलर अपडेट्स एडमिशन प्रोसेस के वहां पर मिलते रहेंगे। और अगर दोस्तों आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी के अभी तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए प्रो लेवल काउंसलिंग में। तो ज्यादा देर मत करिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो आज का हमारा इंफॉर्मेटिव जरूर लगेगा, जो हम आपको बताने वाले हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वापस एक बार मैं आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप चैनल के अंदर हमारे साथ में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो आपको फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, सबसे बेसिक चीज क्या है पता है आपको एडमिशन के लिए? द पर्सन शुड बी इंडियन नेशनल। यानी दोस्तों आपकी नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। ऑब्वियसली ये हमको पता है कि हमारा ये वीडियो सारे के सारे हमारे ही स्टूडेंट्स देख रहे हैं इंडियन, तो इसके लिए ये सबसे पहला आपका क्राइटेरिया होता है जो कि हम बाय डिफॉल्ट फुलफिल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें प्रूव हो जाए कि आपका बर्थ इंडिया के किसी शहर में हुआ है, हमारे देश के किसी शहर में हुआ है, या फिर आप उस पर पासपोर्ट शो कर सकते हो, या फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट जिसके ऊपर नेशनैलिटी इंडियन मेंशन होगा, या फिर अगर ये सब चीजें नहीं है तो कम से कम आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। वहां पर आप जाके अगर बार्गेन करोगे, आर्ग्यू करोगे कॉलेज में कि मेरे पास तो आधार कार्ड बना हुआ है, तो दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ नेशनल और इंडियन सिटीजनशिप के तहत उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे ये हम आपको प्रो लेवल काउंसलिंग में और डिटेल में बता देंगे। उसके लिए आप हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला मैंने बता दिया, द पर्सन शुड बी एन इंडियन नेशनल। सेकंड, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका 12th स्टैंडर्ड का एचएससी का मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे कास्ट रिजर्वेशन हो गया, या फिर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन हो गया, या डिफेंस पर्सनल से आप बिलोंग करते हो, ऐसे जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, ऑर्फनेज पीपल के लिए, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए, इन सब के लिए रिजर्वेशंस दिए गए हैं। वो रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। मतलब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए उनके 12th स्टैंडर्ड में एचएससी में, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए। इसके साथ में दोस्तों और भी चीजें उन्होंने दिया हुआ है। आपका 10th+2 यानी 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स वाले यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th किया है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ या तो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो आप एलिजिबल हो जाते हो फर्स्ट ईयर फार्मेसी एडमिशन के लिए। मैं बात कर रहा हूं डिग्री के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। डिप्लोमा फार्मेसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, बस दोनों में फर्क इतना होता है कि डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट्स को सीईटी का यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना नहीं पड़ता डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी समझ में आ गया होगा आई गेस कि 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से अगर कोई एक भी रहेगा तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत ज्यादा एक जरूरी बात, गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडेंस हमको गाइडलाइन दिया हुआ है, जो कैंडिडेट ओपन स्कूलिंग से यानी ओपन क्लासरूम लर्निंग से 12th स्टैंडर्ड देकर आए हैं वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशंस के लिए। याद रखना दोस्तों, एनआईओएस से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स जिनका पासिंग बोर्ड एनआईओएस होगा 12th स्टैंडर्ड का, या फिर कोई और ओपन क्लासरूम लर्निंग होगी, डिजिटल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं बेसिकली,
तो वो वाले स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे फर्स्ट ईयर फार्मेसी के लिए। उनका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का प्रॉपर 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम होना चाहिए, या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट्स का कैटेगराइजेशन। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो होम स्टेट के बच्चे हैं, जिनको हम महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में कैटेगराइज करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र के बाहर से हुआ है, लेकिन उनको बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए एडमिशन महाराष्ट्र में लेना है, उनको कहा जाएगा ऑल इंडिया कैंडिडेचर कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट होगा उसका रिजल्ट महाराष्ट्र स्टेट का होगा। उन बच्चों को क्या करना है आगे? उनको पीसीएम या फिर पीसीबी ग्रुप के सीईटी एग्जाम देने होते हैं, बराबर। आप दोनों भी दे सकते हो, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो। दोनों स्कोर में से अगर आपने दोनों एग्जाम्स दिया है, पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप दोनों का भी अगर आपने सीईटी एग्जाम दिया होगा दोस्तों, तो फिर आप जो है दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए। 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स लाना या 45% मार्क्स लाना, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका एडमिशन जो होगा वो आपके सीईटी के स्कोर के बेसिस पे होगा। जितना ज्यादा यहाँ का स्कोर, उतना आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लोग एमएचटी सीईटी का एग्जाम देंगे। इट स्टैंड फॉर महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल एजुकेशन सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको सीईटी का एग्जाम देना है महाराष्ट्र स्टेट का। जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जरूरी है, उन्होंने पहले तो या तो नीट एग्जाम दिया होना चाहिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, उसका स्कोर क्राइटेरिया में माना जाएगा। या फिर वो बच्चे अगर नीट नहीं दिए हुए हैं, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से 12th करके आ रहे हैं, तो वो लोग महाराष्ट्र स्टेट का सीईटी एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा दोनों एग्जाम में? जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन होगा उनके सीईटी के एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर। लेकिन जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सीईटी का एग्जाम, तो दोनों में से पहले नीट स्टूडेंट्स को कैटेगरी में प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद में सीईटी वाले बच्चों का क्राइटेरिया में सिलेक्शन होगा। मतलब नीट वाले स्टूडेंट को सीईटी वाले से एडवांटेज मिलेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में महाराष्ट्र कैंडिडेट का तो अलग है, ठीक है, हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कितने सीट्स महाराष्ट्र स्टेट और कितने सीट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र स्टेट में अगर कोई कैंडिडेट ने नीट का एग्जाम दिया है आउट ऑफ महाराष्ट्र से, तो वो कुछ भी करके महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के स्टूडेंट्स की सीट को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, उनको ऑल इंडिया कोटा में से ही सीट मिलेगी, जो बहुत ही कम परसेंटेज रहता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में दो कैटेगरी है, किसी ने नीट का एग्जाम दिया, किसी ने सीईटी का, तो पहले नीट वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद सीईटी वाले को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों में क्या होना चाहिए? मिनिमम नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा पीसीएम या पीसीबी सीईटी का, या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट के नीट स्कोर, या फिर उनका महाराष्ट्र सीईटी स्कोर, वो आंसर, उसका जो आपका आंसर है या उसका जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो से कुछ ऊपर ही मार्क्स होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, उस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर क्या लगेगा आपको? नॉन जीरो स्कोर। जीरो के 1 अब अगर आपका स्कोर रहा तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, लेकिन जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ज्यादा जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा कि 12th करना कंपलसरी है साइंस में से, जिसमें मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में। दूसरा, सीईटी का एग्जाम होगा फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, और जो नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नीट या फिर सीईटी का एग्जाम होगा। इसके बाद में दोस्तों आप पूरा का पूरा जो है कैप प्रोसेस के अंदर एनरोल कर लेते हो। सीईटी का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, वही वेबसाइट के ऊपर आपको एनरोल करना है। जिन स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम के लिए एनरोल किया होगा, उनको बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन के लिए एडिशनल कोई फीस नहीं भरना है। जो उन्होंने सीईटी एग्जाम का फीस भरा था वही उनका कंसीडर हो जाएगा फॉर एडमिशन प्रोसेस। और जो लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं,
जो नीट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो वो बच्चों को जो है अपने वेबसाइट के ऊपर सीईटी सेल के वापस से एनरोल करना पड़ेगा। उसके लिए उनको वापस से फीस भरनी पड़ेगी और वो लोग कैप प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैप प्रोसेस के स्टेप्स भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कौन कौन से प्रोसेस से आपको यहाँ पे गुजरना होता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है सो दैट आपका एडमिशन प्रोसेस मिस ना हो जाए दोस्तों। तो इसी तरह के अगर और भी अपडेट्स आप पाना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपने आप को अपडेट रखिए एडमिशन प्रोसेस के साथ। अगर आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एज पर मेरिट तो जरूर तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और वहां पर प्रो लेवल काउंसलिंग में एनरोल हो जाइए दोस्तों। थैंक यू।